थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ना एक्सरसाइज नहीं कराया था। मैं तुम्हें वर्कशीट सेंड करती हूँ। मैं भेज देती हूँ उसमें सारा जो मैंने आपको वर्कशीट्स मैंने बनाई हुई ना, सीरियसली कोऑर्डिनेट और लीनियर इक्वेशंस की, दे ऑलमोस्ट कवर ऑल द क्वेश्चंस। एग्जाम्पलर भी कवर करता है, तो मैं तुम्हें वो दे देती हूँ, उसी को वर्ड बाय वर्ड सॉल्व कर लो। आपकी कोऑर्डिनेट मैक्सिमम तो आई थिंक प्रिपेयर हो ही जाएगी इससे। द क्वेश्चन सेज, 8th क्वेश्चन कह रहे हो ना, इफ द एंगल्स, लिखो, द एंगल्स 2x माइनस 10, और जैसे तुम ऑनलाइन हो, एंड x minus 5 are complementary angles. Find the value of x. Are complementary angles. Find the value of x. Complementary कौन से होते हैं? हाँ, तो इनका सम 90 करो। So 2x minus 10 plus x minus 5, 90 डिग्री। 25 डिग्रीज आंसर है। 25। 3x is equal to 90 प्लस 15 कितना होता है? नहीं 25 नहीं है। हाँ, कितना होता है? 35। 30। x की वैल्यू इज 35। 25 कैसे आएगा? माइनस थोड़ी कर रहे हो, वहां जाके प्लस कर रहे हो। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री पता है। प्लीज मार्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इनको इंपॉर्टेंट मानकर चलना, क्योंकि सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री के एक दो क्वेश्चंस तो पेपर में 1 मार्कर्स में आ जाते हैं। सो प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। अब ये 2 बच्चे रह गए हैं आने वाले। मैम कृषि ने नहीं आना। क्यों? मैम वो पासपोर्ट ऑफिस गया था तो कहता मैं थक गया। उसको बोलो ऑनलाइन आ जाए। इफ द एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट बाय 10 डिग्रीज, इतना क्या पासपोर्ट में काम हो गया कि थक गए? मैम मैंने भी कहा था, कहता है तो जाके देख। इसको ना मैंने घर पे फोन कर देना है। एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट, और दिया क्यों नहीं आ रही है? पता नहीं। इफ एन एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट बाय 10 डिग्रीज, फाइंड द एंगल। नहीं, डाउट्स है। इफ एन एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट बाय 10 डिग्रीज, ठीक है, तो एंगल को क्या लोगे? मैंने क्या सपोज किया था यहाँ पर? एक्स, और कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट से 10 डिग्री या तो छोटा या बड़ा डिफर्स का है ना, तो मैं ऐसे ले लेती हूँ, या तो, ठीक है ना, एक्स माइनस 90 प्लस एक्स इज 90, 2x इज 100, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 50। तो अगर x 50 है, कॉम्प्लीमेंट इज 40। ठीक है ना, वैसे भी क्योंकि एंगल डिफर का है तो आप यूजुअली बड़ा ले लेते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। इज इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू आ गई 40। द एंगल कुड बी 40 और कुड बी 50, तो इट डिफर्स का है ना, कॉम्प्लीमेंट बाय 10 डिग्रीज, इट बी 10 डिग्री लेस और 10 डिग्री मोर। मैम हम ऐसे कर सकते हैं, x माइनस 10 इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। x माइनस 10 इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, हाँ वो भी कर सकते हो, बिल्कुल सेम है। बेटा सम 90 है दोनों का, तो दोनों एंगल्स 90 से तो कम ही होंगे ना, तो x माइनस 90 का मतलब क्या है कि आप एंगल को 90 से बड़ा कर रही हो। कॉम्प्लीमेंट में दोनों का सम 90 है, दोनों 90 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अगर एक x होगा तो दूसरा 90 माइनस एक्स। ठीक है, x माइनस 90 का मतलब है दैट एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, तो इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। कौन सा वाला बेटा? यही देख,
मैंने इसको ना ऐसे समझाया था कि जब भी ऐसी इक्वेशंस फॉर्म करनी होती है ना कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट की, सो मेजर हम उनके क्वेश्चंस के या तो उसमें रह जाते हैं उनकी फॉर्मेशन में। तो मैंने हमेशा कहा था व्हेन इट्स गिवन कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज टेक द एंगल्स एज एक्स एंड 90 माइनस एक्स। अगर हम सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं ना, आप एंगल्स को डिफाइन कर लो एक्स एंड 180 माइनस एक्स। अब एक एंगल है मतलब कि मैंने उसे लिया एक्स, वो डिफर करता है अपने कॉम्प्लीमेंट से बाय 10 डिग्रीज। तो आपने कहा x जो है अपने कॉम्प्लीमेंट से 10 डिग्री या तो छोटा है या बड़ा है, तो अगर मैंने छोटा लिया तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैंने छोटा लिया या फिर मैं ऐसे लूंगी कि x प्लस 10 इज 90 माइनस एक्स। ठीक है ना, मुझे वो डिफर का मतलब नहीं दिया हुआ, तो इसने क्या कहा है कि दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 10। सो इन दिस केस आई एम टेकिंग द ओरिजिनल एंगल एज अ बिगर वन। उसने भी आंसर उस तरह से दिया हुआ है पर क्लैरिटी होती है। आंसर कुड बी 50 एज वेल एज 40, दोनों हो सकते हैं आंसर्स। बिकॉज डिफर्स का है, डिफर्स का मतलब होता है विच वन इज बिगर, आई डोंट नो। द एंगल कुड बी 40, देन द कॉम्प्लीमेंट इज 50, द डिफर बाय 10, राइट। द एंगल कुड बी 50, कॉम्प्लीमेंट इज 40, अगेन द डिफर बाय 10। ठीक हो गया ये? कौन सा? कौन सा वाला क्वेश्चन? निकाल लेकर आओ। चलो करो, हिरॉन्स फॉर्मूला का ये क्वेश्चन करो। ओपन योर बुक, क्वेश्चन नंबर 1, हिरॉन्स फॉर्मूला विच इज डेरिवेशन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। डेरिवेशन ऑफ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें भी बच्चा बस इतना करना होता है, जब वैसे अभी रिविजन चल रही है तो बस आपने वहां पर बताना होता है। ठीक है, ये कौन है? ये नहीं है। सो अब आते हैं मैम क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये एज इट इज पेपर में आया हुआ है, जिसमें पहले आपको क्या करना है, हिरॉन्स फॉर्मूला लेना है। हिरॉन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वो निकालना है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं हमने निकाल देना कि एरिया का फॉर्मूला, वैसे क्या होता है ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला, √3 किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या हम लगाते हैं हिरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमें 3 साइड्स मेंशन की हो, अगर वो ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उसका, √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहां से आया? देयर आर मल्टीपल वेज टू डिराइव दिस, और हर बार हमारे पास यही एक फिगर या पूरा एक फैक्टर बनकर आएगा, बट इसी को हमने डिराइव करना है यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने हिरॉन्स फॉर्मूला में पहले निकालना होता है सेमी पेरीमीटर। तो फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन टू अस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो ए एंड ए यूनिट्स आ गया। सेमी पेरीमीटर क्या होगा? हाँ, सम ऑफ ऑल साइड्स। इस केस में क्या हो गया बेटा? 3a/2 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? एरिया। साथ साथ सॉल्व करो, इसको देखो मत, चाहे आपको मैं ही सॉल्व कर रही हूँ समझा रही हूँ, पर ये कोई यहाँ पर, मैं सच में बताती हूँ, कोई मूवी नहीं चल रही है कि मैं बैठ के पिक्चर देख रहे हूँ, सीन बाय सीन को पलटता रहेगा। हाँ, बाकी किसी भी सब्जेक्ट में आप कर लो, बट मैथ्स में इट एक्चुअली रिक्वायर्स वर्किंग ऑफ योर पेन। पेन के बिना ना सच में मैथ्स में पेन और पेपर के बिना अधूरे हो। दिमाग में ऐसे क्वेश्चन चलता रहेगा, वो स्लाइड्स नहीं चेंज होती हैं, है ना। हाँ, तो सबसे पहली द बिगिनिंग ऑफ लर्निंग मैथ्स, द फर्स्ट स्टेप टू लर्न मैथ्स इज यूज योर पेन एंड यूज योर पेपर। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हमारा सेमी पेरीमीटर है 3a/2, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए। तो कल अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ना, आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, आपने साइड्स लेनी है तीनों, लेट द साइड्स बी ए, देन सेमी पेरीमीटर निकालना है, देन यू अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? आफ्टर दिस इसको सॉल्व करो, कैलकुलेशंस जो हमारी पार्ट आ जाएगी। तो अब ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है 3a/2।
अब 3a/2 में से a माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 3a-2a/2 है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a/2, और नेक्स्ट टर्म भी वही सेम है a/2, नेक्स्ट टर्म भी वही सेम है a/2। अब ये स्क्वायर रूट में है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, a 4 टाइम्स आ गया, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा a इंटू ए, 2 4 टाइम्स है तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2 इंटू 2, और 3 बिल्कुल अकेला है, इल स्टे इन द स्क्वायर रूट, सो दिस बिकम्स 3√3a² by 4। So this is the formula for area of an equilateral triangle। ये हमने डिराइव किया है विद हीरोन्स फॉर्मूला। इसको डिराइव करने के मल्टीपल वेज हैं, आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पाइथागोरस से भी करते हो, अगर नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री करोगे तो उससे भी करते हो, तो बहुत सारे वेज हैं। हमेशा हमारे पास यही एक फैक्टर बनकर आएगा जिसमें सिर्फ हमें साइड चाहिए। √3/4 इज द कॉमन मल्टीप्लाई, जो हमारा कॉमन फैक्टर कह सकते हैं, कॉमन कांस्टेंट है वो √3/4a²। ठीक हो गया। अब इसके बाद उसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आप करोगे कि पेरीमीटर कितना दिया हुआ है हमें ट्राइंगल का, 180। पहले हम हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया का, जो हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स एरिया का फॉर्मूला आता है हीरोन से, हम वो निकाल लेंगे। अब पेरीमीटर दिया हुआ है 180, तो साइड कितनी हो जाएगी, 60। देयरफॉर अब इस फॉर्मूला में हम a की वैल्यू को पुट कर देंगे। साइड स्क्वायर इज 60 का स्क्वायर विच विल बी 900 √3 स्क्वायर सेंटी। So this is the area of the signal board। मैम हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि मतलब एरिया नहीं ऑफ लिखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल? नहीं लिखेंगे। उसने लिखा है फाइंड द एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, है ना। तो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला आपने पहले ए में एरिया निकालना है, उसके बाद इसे अप्लाई कर। साइड 60% दी हुई है बेटा, उसने पेरीमीटर दिया हुआ है 180, तो साइड क्या होगी बताओ कैसे, 3 टाइम्स साइड होगा ना। एरिया ऑफ द सॉरी, पेरीमीटर इज 3 टाइम्स ऑफ द साइड। क्वेश्चन नंबर 2 करो अब इसके बाद। तो अब से कोशिश करो अपने जो भी डाउट्स हैं, जैसे अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल्स है, तो अगर आपके पॉलिनोमियल्स में कुछ भी डाउट्स हैं आप प्लीज उसे लेकर आओ, ठीक है ना। तो परसों टेस्ट जो है वो प्रॉपर प्रिपेयर करके दो अपना। बट आइडेंटिटीज प्रैक्टिस करके और टेस्ट देकर ही याद होगी। हाँ, थर्सडे को पॉलिनोमियल्स का टेस्ट है, वो टेस्ट देकर ही सॉल्व होगा, उसका कोई और मेथड है ही नहीं। मैं आपको जितनी मर्जी क्लास प्रैक्टिस करवाती रहूं, नहीं होगा जब तक अपना दिमाग वो टेस्ट में बैठ कर नहीं लगाओगे, पेपर में भी नहीं लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ उसका यही है, याद करने का वे यही है, बार बार टेस्टिंग करनी होती है उसमें। द साइड्स ऑफ द वॉल, कि एक फ्लाईओवर के नीचे ऐसे एक स्पेस एलोकेट की गई है, वो ट्रायंगल शेप में है, और वो ट्रायंगल की हमें वॉल्स दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है द साइड्स आर 122 मीटर्स, 22 मीटर्स एंड 120 मीटर। अच्छा, किसने नहीं दिया हुआ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है पहली बात, तो लेना भी नहीं है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे डिटरमिन करते हैं, साइड की वैल्यू डाल के वो आएगा ना। इसमें तो साइड से ही करना होगा। अच्छा मुझे बताओ आप कैसे डिटरमिन करते हो कि कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। अगर उसका जो राइट एंगल वो हाइपोटेन्यूज गिवन है और पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो पहला केस तो इसमें यही होता है कि हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, पर यहाँ पर हमारा इंस्टेंट दिमाग नहीं चलेगा। जब भी कहा है तो हम इसे हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू ही फाइंड करेंगे। वी नीड टू फाइंड एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। इसका ना एरिया निकालना मुश्किल नहीं है। सेमी पेरीमीटर निकाला, 122 + 22 + 120 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 144 + 120 विल बी 264, 132 आ गया। तो अब एरिया निकालना है तो 132, फॉर्मूला मैंने भी स्किप कर दिया लिखना, 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120, और इसको हमने स्क्वायर रूट में लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 12 × 11, और 132 माइनस 122 होता है 10,
और यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 110, और यहाँ से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 12। ठीक है, सो आई हैव 12 टू टाइम्स, comes out of the square root, 11 टू टाइम्स comes out of the square root, and then 10 टू टाइम्स, तो एक बार आ गया। तो इसमें एरिया निकालना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो एरिया के फैक्टर्स आ रहे हैं ना, जो अंदर स्क्वायर रूट में नंबर्स आ रहे हैं, वो सभी पेयर्स में है। सो एरिया इज द नंबर विच इज विदाउट एनी स्क्वायर रूट साइन, इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है ना, तो ये हमारे पास बन गया 1320 स्क्वायर मीटर्स। और कोशिश किया करो कि ये कैलकुलेशंस खुद करें, सिर्फ देखें नहीं। ठीक है, कॉपी मत करो, कैलकुलेशन वाला पार्ट खुद किया करो, चाहे मैंने सॉल्व कर दिया चाहे नहीं किया, बट कोशिश करो इसको विदाउट। जब आपको नंबर पता लग गया, आपको एरिया का फॉर्मूला आता है, ट्राई टू पुट इन वैल्यूज योरसेल्फ, सिर्फ काउंटर चेक करना है हमें। हो गया बच्चे सबका? अब इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आती है ना, वो हमारी थोड़ी मुश्किल है। हमारे पास एरिया तो आ गया। अब उसने कहा है कि जो ये एडवर्टाइजमेंट हम लगाते हैं ना पूरे एरिया का, इसका जो ईयरली रेवेन्यू है वो है ₹5000 फॉर 1 स्क्वायर मीटर एंड फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो अब इसमें जो हमारा एरिया निकला है वो पूरे ट्रायंगल का है, राइट। अब इस पूरे ट्रायंगल को स्क्वायर मीटर्स कितने हैं पूरे ट्रायंगल में? 1320 स्क्वायर मीटर्स। तो जो हम चार्जेस ले रहे हैं वो है ₹5000 फॉर 1 स्क्वायर मीटर फॉर 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब हो गया 12 मंथ्स। तो उसने कहा है कि आपको कंपनी ने हायर करनी है ये वॉल फॉर 3 मंथ्स। हाँ ठीक है ना, 3/12 हो जाएगा। और पूरे के पूरे वॉल को लेना है, तो 1320 स्क्वायर मीटर उसे हायर करना है। बात समझ में आ गई? तो जो टाइम पीरियड उसको मिला हुआ है 3 मंथ्स का, तो क्या हो जाएगा? 5000 मल्टीप्लाइड बाय एरिया बढ़ गया है, लेकिन मंथ्स कम हो गए हैं, तो 3/12। 12 मंथली चार्जेस क्या होंगे? 5000 इंटू 1320, पर हमें 3 मंथ्स का निकालना है, तो हमने 3/12 कर दिया। पूरे साल अगर उसे वॉल लेनी है तो उसे इतना पे करना होगा। ठीक है, तो 12 मंथ्स के चार्जेस क्या है? 5000 इंटू 1320। अब उसमें से 3 मंथ्स के चार्जेस निकाल लो। 1,65,000। तो ये आ जाएगा 1320 इंटू 5000 इंटू 3/, इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, दिस विल बी 1650 नहीं आता, 16,50,000 4 जीरोस हैं। So the quarterly charges are 16,50,000 for that particular wall. समझ में आ गया? अब हो गए तुम्हारे डाउट सॉल्व वाले? ठीक है ना, हो गया? हाँ हो गए सारे। हिरॉन्स फार्मूला की भी वर्कशीट में सारी भेजती हूँ मैं दोबारा से ग्रुप में ना, वर्कशीट्स को दोबारा रीसेंड कर देती हूँ, पिछली वाली सारी डिलीट कर दूंगी अपनी तरफ से। हाँ हाँ, 16,50,000। और जैसे जीरोस का ध्यान रखना है, इसमें 1,60,000 नहीं है। अगर तुमने नहीं बोला तो अच्छी बात है, और अगर आई हर्ड 1,60,000 तुमने कहा है, हाँ 16,50,000 है। और ये एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, ध्यान रखना इसका। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ करो करो, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ।
ये पूरी एक्सरसाइज ना आपकी एक तरह से पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको मार्क कर दिए, तो पूरा ही मतलब इसमें ऐसा नहीं है कुछ और होगा, कोई भी एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अब वो कौन सा वाला होगा, टेस्ट में मैं कौन सा डालूंगी, आफ्टर अ वाइल ना, मतलब याद रखने के क्वेश्चंस करने हैं। चांसेस तो यही होते हैं कि हमारे जो 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 और 5 मार्क्स के, वो बुक से ही आते हैं। एक्स्ट्रा बहुत कम आता है, कि बहुत ही कम चांसेस हैं। और अगर एक्स्ट्रा कुछ होगा भी तो वैसा होगा जो आपके क्वेश्चन से सिमिलर होगा या एग्जाम्पलर से होगा, तो वो भी मैं आपको अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, कल की क्लास, उसमें एग्जाम्पलर ही कवर करवाऊंगी। ठीक है, 7.3 अगर आज पूरी हो गई ठीक है, 5 क्वेश्चंस हैं। अगर नहीं हुई तो कल प्लस एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस जो भी हमारे रहते हैं, और वो खुद आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है हमारे पास 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल है ऑन द सेम साइड सेम बेस, और इसमें फिगर ड्रॉ की हुई है, तो हो सकता है फिगर आए अपने अपने को। और वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी मेंशन किया हुआ है। और कोशिश भी देखो, अगर मुझे ये फिगर हटा भी दी जाए तब भी हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसकी फिगर खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो 2 ट्रायंगल्स जो कि हैं आइसोसलस, सेम बेस है बीसी, ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी, ड्रॉ किया गया है। अगर आइसोसलस ट्रायंगल मेंशन्ड है तो मेरे दिमाग में और साथ में फटाफट से क्या बात आएगी, 2 साइड्स इक्वल है तो उसके साथ 2 एंगल्स भी इक्वल। ठीक है, तो पहली चीज हमें यही याद करनी है कि अगर आइसोसलेस ट्राइंगल है ना, आप कहते हो 2 साइड्स इक्वल है, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में सब में कनेक्टिंग होना चाहिए 2 एंगल्स भी इक्वल है। तो गिवन हमें है ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर 2 आइसोसलेस ट्राइंगल्स। बस इतना सा लिख दो, काफी है। हद से हद आप ये लिख सकते हो कौन सी साइड्स इक्वल है, ए बी और ई सी इक्वल है, ए सी इक्वल है, डी बी और डी सी इक्वल। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करके फर्दर पी पर इंटरसेक्ट करवा दिया, पूरा लिख भी सकते हो। दैट इज पर्टिकुलर, मतलब ये इतना ना, अब ये प्रूफ के 5 6 या 4 पॉइंट्स हैं और एज इट इज आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो पहला हम प्रूफ करेंगे ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, आसान है कि नहीं, देखो ए बी डी, ये बेटा सारे ऐसे ही हैं, ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं, पर ये सेम नहीं है, उसमें कुछ और था। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.2, बाइसेक्टर्स थे एंगल्स के, ये बाइसेक्टर्स नहीं है, ये 2 आइसोसलेस ट्राइंगल ड्रॉ किए हैं सेम बेस पर सेम साइड पर। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 आइसोसलेस ट्राइंगल थे, सेम बेस था, ऑपोजिट साइड पर थे। ठीक है, सारे एक तरह से हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 आपको लगेगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट है भी, बस फर्क क्या है, उसमें भी 2 आइसोसलेस ट्राइंगल ही बने थे। अगर चेक करोगे एक्सरसाइज 7.2 फिगर का प्रूफ निकालो, क्वेश्चन देखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दोज माइनर डिटेल्स, कंफ्यूजन आएगी ही दिमाग में, तभी चैप्टर कंफ्यूजिंग लगता है। लिख लो इसको, उसके बाद हम इसे प्रूव करेंगे। बट बिफोर दैट एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। वहां पर भी कुछ ऐसा ही बनाया था हमने, आइसोसलेस ट्राइंगल ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए बी और सी के, वो इंटरसेक्ट कर रहे थे ओ पर, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट डी दिखा दिया। अब ज्वाइन ए टू ओ, और फर्दर उसने कहा कि हमें बताना है, ये सब प्रूफ करना है। वहां पर आपको ओडी या जो ओबी और ओसी दिया हुआ था वो एंगल बाइसेक्टर था, यहां पर 2 ट्राइंगल्स दिया, होगा क्या, आप इससे प्रूफ क्या कर सकते हो, देखो कंप्लीट एंगल तो इक्वल है, ये वाले भी इक्वल है और ये भी इक्वल हो जाएगा फिर। ठीक है ना, ये अंडरस्टैंडिंग है हमारी, क्लियर हो गया। अब इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, वहां पे क्या था, डायरेक्टली हाफ हो गया था कि अगर 60 60 एंगल है, दोनों 30 30 हो गए। अब यहाँ पे 60 है, तो अगर ये 40 डिग्रीज है तो ये 30 डिग्रीज, ये 20 डिग्रीज हो गया। ठीक है ना, आपस में ये 2 एंगल्स इक्वल नहीं है, क्लियर हुई। वहां पर दोनों एंगल्स इक्वल दिए थे, बट फिगर ऑलमोस्ट सेम बनती है। बट फर्क क्या है कि वहां बाइसेक्टर गिवन था एंगल का, यहाँ नहीं गिवन है, यहाँ पर 2 हमने एंगल्स ड्रॉ किए। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके प्रूफ पर। अब बताओ ये 2 ट्राइंगल्स है, इसे कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। हाँ बिल्कुल ठीक है, लिख लो। कॉन्ग्रुएंसी मुश्किल नहीं है, बस होता क्या है कि उसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, बस
बस ध्यान क्या रखना है कि ए बी इक्वल टू ए सी कहा, तो पहले मैं बी डी इक्वल टू सी डी लिखूंगी और फिर हम लिखेंगे ए डी इक्वल टू ए बी। मतलब बड़ा एम्फसाइजिंग इज राइट द पैरामीटर्स ऑफ ट्राइंगल ए बी डी फर्स्ट एंड देन राइट द पैरामीटर्स ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। ए सी इक्वल टू ए बी मत लिख देना। अगर आपने ए बी डी लिखा है तो कोशिश करो, मतलब कोशिश नहीं कर लिखना, ऐसे ही है आपको जो ट्राइंगल पहले लिखा है ना उसकी साइड्स उसके एंगल्स को पहले लिखना है। तो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। आप रूल लिख दोगे एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। हाँ बस, हेंस फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया आपका। अब इसका सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट लिख लिया, अब ट्राइंगल एबीपी का है। तो जब सेकंड पार्ट हमने देखा, एसीपी, आपने ये दो छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है ना। अब एपीपी चाहिए, ये वाला पूरा एबीपी एंड एसीपी। एक चीज तो मेरे पास है ही है, कौन सी? ए बी इक्वल्स टू ए सी, एपी कॉमन हो गया। अगर दो साइड्स हमने ले ली है तो तीसरी हमें कौन सी चीज जरूरी चाहिए? या तो साइड हो या फिर सबसे आसान क्या है, आई कैन टेक दिस एंगल। अब ये एंगल कहां से लेंगे? अपने पिछले वाले प्रूफ से, ठीक है। तो आपने प्रूफ किया है ए बी डी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी को, तो जिसे लिखोगे प्रूव्ड अबव। So therefore angle BAD is equal to angle CAD, और जिसे लिख देंगे CPCT। समझ में आ गया? या फिर ये हो जाएगा एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। हमने इसको D को फर्दर एक्सटेंड करके कह दिया कि ये सेम एंगल है। तो मैंने BAD कहा था लेकिन वो सेम है BAP से। अब दोनों ट्राइंगल्स का आपने प्रूफ लिख देना है, ठीक है। सो इन केस अगर यहाँ पर अगर हमें मुश्किल लगता है तो आप एंगल 1 एंगल 2 अगर लिख दोगे तो आपको ये दोबारा से डिस्टिंक्शन करने की भी जरूरत नहीं होती। एंगल 1 एंगल 2 लिख देते हो ना, तो आपको ये दोबारा से ऐसा नहीं लिखना। क्लियर हो गया? सो इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन angle BAP is equal to angle CAP proved above। और थर्ड चीज हमारी है AP is equal to AP which is कॉम। तो ऐसे So triangle ABP is congruent to triangle ACP by SAS congruency rule। सेकंड पार्ट हो गया। अब आओ थर्ड पार्ट। अब ये भी चीज ना प्रूव कर चुके हो, सेकंड और थर्ड पार्ट भी, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी। कुछ कुछ एग्जांपल 7 की तरह लगेगा आपको जो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव किया। मैम इसमें एंगल बी इक्वल टू एंगल सी भी तो है, मिले सकते हैं। फिर उससे रूल नहीं बनेगा ना। मैंने कहा था ऐसा सेम नहीं होता ना कोई भी। आई नीड टू एंगल्स, टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल। तो अगर आप ये लेते हो आपके पास ये एंगल, ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हो, इफ यू रियली वांट देन यू कैन टेक एंगल 1, इसको लोगे, फिर आपने ये लिया और फिर आपने ये इंक्लूडेड साइड, तो उसमें आपने एपी एपी हटा दिया। पर एंगल 1 एंगल 2 जब आप ले ही रहे हो तो आप एक्स्ट्रा क्यों लिखना चाहोगे कि ए बी इक्वल टू ए सी देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड कंफ्यूजिंग नहीं है, बता दो। ये लिख लिया इतना सबने, हो गया ना सारा। अब आता है थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखो एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि उसने कहा है कि जब ऐसा है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल सेम बेस पे ड्रॉ किए हैं और आपने ऐसे एपी को जब ऐसे ए और डी को ज्वाइन करके फर्दर एक्सटेंड किया है स्ट्रेट लाइन में, तो उसने कहा है जो हमारा एपी है वो बाइसेक्ट है करता है किसको? एंगल ए को एंड एंगल डी को, ठीक है। अभी फर्स्ट पार्ट तो आप प्रूव करके चुके हो कि एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए, करके चुके हैं ना हम। एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए,
हाँ जी। ये आप पहले वैसे प्रूव कर चुके हो, ठीक है ना। इसमें हमने लिख दिया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ऊपर प्रूव किया ना हमने, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल A, ये तो हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड हमें प्रूव करना है दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल D। तो इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए? हमें एंगल हाँ, तो अलग से दो ट्राइंगल लेने होंगे, कौन से लोगे? एक मिनट दो। हमें क्या करना है, देखो, आपने ये वाले दो ट्राइंगल्स में आपको ये दो एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं, एंगल 3 और 4, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, आई टेक ट्राइंगल BPD एंड CPD। क्लियर हो गया? इसमें मेरे पास BD और CD तो है ही है, राइट। DP कॉमन हो जाएगा। बात समझ में आया? तीसरी चीज और चाहिए, या तो इंक्लूडेड एंगल हो, वो तो मुझे प्रूव ही करना है, तो वो मैं नहीं ले सकती। तीसरा हम और क्या ले सकते हैं, हमने पीछे प्रूव किया है कि पूरा पूरा ट्रायंगल ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट है ना। तो ये BP और CP क्या हो जाएंगे, पिछले वाले से इक्वल, CPCT। तो ये दो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं क्या लिखती हूँ, इन ट्रायंगल BPD एंड ट्रायंगल CPD, so we have BD is equal to CD, this is given. DP is equal to DP, ये हमारे लिए है कॉमन। तीसरा हम ले रहे हैं BP is equal to CP, क्योंकि मैंने ऊपर प्रूव किया है ट्रायंगल ABP is congruent to triangle ACP, so therefore BP is equal to CP, CPCT। तो जब हम ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, देन वी रियलाइज कि जो थर्ड पार्ट के लिए मुझे ये लिखना होगा, आप उसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते हो। ये मैं थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लिया, तो जहां पर आपने प्रीवियस सेकंड पार्ट प्रूव किया था ना कि कॉन्ग्रुएंट है, तो वहां से मैंने ये CPCT वहां लिख लिया। अगर नहीं लिखा है तो आप यहां लिख दो। क्लियर हो गया? तो मेरा ट्रायंगल BPD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, और रूल हो गया SSS। ठीक है ना। तो इसी से हम लिख लेंगे कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और AP बाइसेक्ट्स एंगल 3 एंगल 4 CPCT है, और AP बाइसेक्ट्स एंगल D। तो AP बाइसेक्ट्स एंगल A आपने यहां प्रूव कर दिया, AP बाइसेक्ट्स एंगल D हमने यहां प्रूव कर दिया। तो थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। फर्स्ट तो इसका एक तो पहले से ही प्रूव हो जाएगा, जब हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया कॉन्ग्रुएंसी में ABD और ACD को किया, तो फर्स्ट पार्ट से तो हमारा वैसे ही पता लग गया कि हमारा AP जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल E को। एंगल D के लिए छोटे वाले दो ट्राइंगल्स लेने। यहाँ पे हमने जो AP है वो एंगल D को बाइसेक्ट करता है, जो हमने शो करने को A को बाइसेक्ट करता है, वो तो पहले किया हुआ है ना, वहीं से, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन ही आएगा ना। अगर नहीं आएगा तो फिर तुम्हें अलग से इसको कॉन्ग्रुएंसी लिखनी पड़ेगी। तो अगर होगा तो ऐसे ही 4 पार्ट्स बनाकर एक क्वेश्चन आएगा, बिकॉज सारे लिंक्ड हैं। या अगर एक में से कोई भी एक पूछते हो तो आपको खुद देखना है कि अगर उसने कहा है कि एंगल A को बाइसेक्ट किया जा रहा है, तो आपने ये दो छोटे वाले ट्राइंगल ले लिए। बहुत कम चांसेस है कि इसके पार्ट्स आए, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आज आता है।
ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे। नाउ क्वेश्चन 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, याद भी रखना चाहिए इसको, क्योंकि ये चीज में ना कॉमनली आप बहुत यूज करोगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया है, उसमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो कोई भी एक, और कौन से वाला, जो इक्वल एंगल के वर्टेक्स से स्टार्ट होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, जो इक्वल साइड्स के वर्टेक्स से जो होता है, ठीक है। या फिर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, या फिर मैंने मीडियन ड्रॉ किया, वो जाकर दूसरी साइड पर या तो 90 डिग्री एंगल या मीडियन बनाता ही है, ठीक है। इस चीज को हम प्रूव करते हैं। देखो पहले आपने कहा ट्रायंगल एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीपी, ठीक है। तो मुझे पता है बीपी इज इक्वल टू सीपी, सीपी सीटी, एंड ऑल्सो एंगल एपीबी, ये कुछ याद आएगा, हमने कल भी किया था ऐसा ही कुछ, इज इक्वल टू एंगल एपीसी, ये भी सीपीसीटी हो गया। हमने दो बड़े वाले ट्रायंगल्स लिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हुआ इन्हें, प्रूव्ड अबव। तो इससे जो छोटी वाली साइड्स है बीपी और सीपी, वो इक्वल हो गई विथ सीपीसीटी। तो क्या मैंने प्रूफ कर दिया कि एपी बाइसेक्ट्स बीसी, यहां से आ गया, हेंस एपी बाइसेक्ट्स बीसी, ठीक है। अब ये दो एंगल्स मुझे पता है कि इक्वल है सीपीसीटी से, कौन से वाले, ये वाले दो। अब इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, दे आर लीनियर पर्पस। ये चीज बहुत बार यूज होती है पेपर्स में। तो यहां से x प्लस एक्स ले लिया, इसको x ले लो, x प्लस एक्स इज 180 डिग्री और 2x इज 180 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री, विच मीन्स AP इज परपेंडिकुलर टू BC, है ना। सो AP इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AP बाइसेक्ट BC, दोनों चीजें प्रूव कर दी। और फिर हम लिख देंगे AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। जो ये चीज है ना आपकी, दो एंगल साइड बाय साइड है ट्रायंगल में, उसे हमने इक्वल, उन्हें इक्वल प्रूफ कर दिया, तो वो 90 डिग्री भी होंगे, ठीक है। ये बहुत बार यूज करोगे, सर्कल्स में भी आएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 में भी यही सेम चीज हमने अप्लाई की थी, अगर चेक करोगे एग्जाम्पल 7 में भी ये वाला पार्ट, जहां पे हमने प्रूफ किया था PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। चेक कर लो, ट्राई क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 100, एग्जाम्पल नंबर 7 सेम था। तो आपने दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट लेकर, जो आपके कॉमन वाला एंगल यहां पर आ रहा था, इधर वाला, ठीक है। सो दिस वाज PQ, दिस वाज AB। तो यहां पर दो साइड बाय साइड एंगल्स, हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ये साइड वाले एंगल्स आपके इक्वल हो गए और लीनियर पेयर भी बन गया। वही सेम चीज यहां पर अप्लाई की। और एक मजेदार बात जो हम यहाँ पर नोट करेंगे साथ में, और ठीक है ना, कंफ्यूजिंग तभी है, कभी किसी में कैसा यूज किया, कभी किसी में कैसे यूज किया है। सो इफ यू प्रैक्टिस 2-3 टाइम्स, याद हो जाएगा कौन से क्वेश्चन में क्या था, ठीक है ना। जैसे हिस्ट्री में डेट्स होती है ना याद करने वाली, वैसे यहाँ पर है। क्वेश्चंस में बहुत माइनर सा फर्क है, राइट। यहाँ पर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल एग्जांपल 7 में दिए थे ऑन द ऑपोजिट साइड्स, यहाँ दिए ऑन द सेम साइड। क्लियर हो गया। इस वाले क्वेश्चन में ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेलेस है, दोनों ऑपोजिट साइड पर है, कि अगर P यहां पर है तो Q उसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर है। यहां पर दोनों ही वर्टिसेस को आइसोसेलेस ट्रायंगल के हमने सेम साइड पे कर दिया, ठीक होगी बात ये। वहां पर भी A और P और Q को ज्वाइन किया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहां पर भी A और D को आगे ज्वाइन करके फर्दर BC पर इंटरसेक्ट कर दिया, जो कॉमन बेस था, वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां से एक चीज नोट कर लेना कि अगर आपने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कौन सा, जिसमें साइड्स AB और AC है, और मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, कौन से वाले एंगल का, तीन एंगल्स है ना, मैंने एक एंगल बाइसेक्टर, कौन सा, जो हमारा वर्टिकल एंगल है, इक्वल साइड्स का कॉमन वर्टेक्स। यहां से इफ आई ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर टू द ऑपोजिट साइड, तो हमेशा ये तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगा,
और यहाँ पर परपेंडिकुलर भी हो। समझ में आ गई बात? है कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड्स का कॉमन वर्टेक्स, इक्वल साइड्स का कॉमन वर्टेक्स, वहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, सो परपेंडिकुलर टू द थर्ड साइड एंड बाइसेक्टर ऑफ द थर्ड साइड। ऐसे ही किसी भी आइसोसलेस ट्रायंगल में अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, फिगर माइट नॉट लुक एज पर स्केल, मे बी आइसोसलेस ट्रायंगल बना ही नहीं है ये, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर देती हूँ वरना कहोगे ऐसे कैसे हो गया ये right? So if I draw this isosceles triangle and I draw the perpendicular, अब perpendicular ये altitude ड्रॉ किया, यहां पर मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, ठीक है। अगर मैंने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है वो भी कहां से, जो साइड्स इक्वल है उनके कॉमन वर्टेक्स से, तो हमेशा ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा और ये एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। हर एक चीज को आप कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हैं। डिफरेंट चीजें गिवन है हमें, है ना, पहले हमें एंगल बाइसेक्टर गिवन था, तो आपकी ये दो साइड्स इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन, और एक हमारी साइड कॉमन हो जाएगी। क्लियर होगी बात है? सो वी गेट ऐसे हमने प्रूव कर दिया कि ये बीपी इक्वल टू सीपी हो गया और एंगल बाइसेक्टर, और ये परपेंडिकुलर भी हो गया। अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये हमारी साइड्स इक्वल है, दिस इज कॉमन, राइट, एंड व्हाट अबाउट दिस 90 डिग्री गिवन है, यहां पे आपने आरएचएस यूज किया टू प्रूव दैट AD is also the angle bisector and BP equals to CP। और अगर मैं मीडियन ड्रॉ करती हूँ, ये तीनों चीजें लिख लो, हर एक में प्रूफ अलग हो जाता है पर बात वही रहती है, गिवन कुछ है प्रूफ कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अब AD जो है वो मीडियन ड्रॉ किया है, तो ये दो साइड्स इक्वल थी, AD कॉमन हो गया। अब क्योंकि मीडियन है तो D मिड पॉइंट होगा, ये गिवन होगा, तो ट्रायंगल SSS से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, जिससे हम तो फिर एंगल्स भी इक्वल आ जाएंगे, CPCT। आपने फिर ये दो एंगल्स भी इक्वल कर दिए, और क्योंकि ये एडजेसेंट है, लीनियर पेयर है, तो 90 डिग्री भी हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ये अगर मीडियन दिया है या एंगल बाइसेक्टर दिया है, तो जो हमारी साइड होगी अगर मेंशन ना हो तो भी वो इक्वल होगी। ये ना आप किसी किसी क्वेश्चंस में MCQs में ले लेते हो, मैं तो समझा रही हूँ इसको बार बार, कि आप डायरेक्टली लेते हो कि RHS रूल बन गया वैसे, ठीक है, वरना अगर ये आता है प्रूफ तो हमें पता है कि गिवन क्या है, प्लस यहाँ पर आप SAS का रूल लगा रहे हो, यहाँ पे RHS लग रहा है, राइट एंगल दिया हुआ है तो आप यहाँ पे RHS लगा रहे हो, तो डोंट कंफ्यूज इट विद SSA या कोई भी और रूल लगा लो। और यहाँ पर जब मीडियन दिया है तो आपने SSS के साथ किया, ठीक है। ये कुछ MCQs में और कुछ क्वेश्चंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हमें हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 2 अब यही है, देखो इसने सारी वही चीजें दी हुई है, पहले आपको उसने दिए थे दो आइसोसलेस ट्रायंगल ऑन सेम बेस, सेकंड क्वेश्चन दे दिया ऑल्टीट्यूड का, हमने ड्रॉ किया है ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम, जो चीजें मैंने आपको यहां समझाई है वही उसने प्रूफ की हुई है। सो क्वेश्चन नंबर 2 talks about an isosceles triangle ABC जिसमें AB और AC इक्वल है। सो गिवन है ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC, और इसमें आपने ऑल्टीट्यूड बनाया है, ऑल्टीट्यूड का मतलब सिर्फ ऑल्टीट्यूड और कोई काम नहीं, ठीक है। ऑल्टीट्यूड मतलब सिर्फ परपेंडिकुलर होना है उसको, साइड्स इक्वल गिवन है, इक्वल होंगी नहीं, ऑल्टीट्यूड तो हर एक ट्रायंगल का हो सकता है, तो हमें दिया हुआ है आइसोसलेस ट्रायंगल, उसमें हमने AD ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया। सो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये प्रूव करना है, यही प्रूव करना है, पर हाँ मुझे पता है कि ये इक्वल होगा क्योंकि ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसलेस। तो यहाँ पर हमें ऑल्टीट्यूड दिया तो सिर्फ उसने ऑल्टीट्यूड का काम करना है, उसने सिर्फ परपेंडिकुलर बनाना है जाकर, और कोई और काम हमें उससे नहीं लेना है कि नहीं वो एंगल भी बाइसेक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता है। एंड दैट आल्सो हैपेंस इन केस ऑफ एन इन केस ऑफ एन आइसोसलेस ट्रायंगल इन विच वी से AD
प्रूव करना है AD बाइसेक्ट्स BC एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो अब ये भी देखो कौन से वाले ऑल्टीट्यूड की बात हो रही है। मैंने B से नहीं ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, जो इक्वल साइड्स है उनके कॉमन वर्टेक्स वाला ऑल्टीट्यूड लिया है, और वही साइड BC को बाइसेक्ट करता है और वही एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है। मैंने यहां से इसके बारे में नहीं पूछा आपसे, बात समझ में आ गई? B से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ उसके बारे में नहीं पूछा, C से भी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ हो सकता था उसके बारे में भी नहीं कहा। तो वही दो चीजें इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। वैसे तो ऑल्टीट्यूड मेंशन किया हुआ है ना, तो एक प्रोटोकॉल सा होता है कि जब हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिखा है, इन्हें कॉन्ग्रुएंट जरा प्रूव करो। हेलो, हाँ हाँ मैं तो भेज देता हूँ। इसमें हमें प्रूव करना है दोनों को कॉन्ग्रुएंट, तो इन ट्रायंगल ADB एंड ADC। तो मेरे पास आ जाता है सबसे पहले AB इज इक्वल टू AC विच इज गिवन टू अस। देन वी टेक एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC क्योंकि ये है 90 ईच, और AD इक्वल टू AD विच इज कॉमन। अब इसके बाद हमने ले लिया ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, कौन से रूल के साथ? कैसे? ये साइड है, ये साइड है, और ये एंगल है। एंगल कौन सा है? 90 डिग्री वाला, है ना? तो दो साइड्स और एक राइट एंगल, और एंगल उनमें इंक्लूडेड नहीं है RHS। अगर SAS लगाओगे तो एंगल शुड बी इंक्लूडेड वन, दो साइड्स वन एंगल, मतलब RHS होगा 90 डिग्री दिया होगा, पर देख लेना वो 90 डिग्री एंगल्स बीच में ना हो, दोनों साइड्स की। ठीक है, तो ये हमारा RHS से प्रूफ हो गया। तो यहां से हम लिख लेंगे AD बाइसेक्ट्स BC, तो BD इज इक्वल टू CD, तो क्या हो गया? CP/CT। BD इज इक्वल टू CD CP/CT। और फिर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये भी हमने CP/CT ले लिया। तो क्या आपके दोनों पार्ट्स प्रूव हो गए? AD बाइसेक्ट्स BC, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक हो गया ना? अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। लिख लिया सबने? ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो। हम जब हमने ये एंगल्स को इक्वल लिखना है, जो एंगल है हमारे बाइसेक्टेड पार्ट्स के, नीचे ने लाइन मेंशन करनी है, हेंस इट बाइसेक्ट्स एंगल। ठीक रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास थर्ड क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR। और एक दिया हुआ है ट्रायंगल PQ एंड R। इन दोनों ट्रायंगल्स में मीडियंस ड्रॉ किए गए हैं, पहले वाले ट्रायंगल का AM और दूसरे वाले ट्रायंगल का PN। ठीक है, सो गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, जिसमें लिखा है टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू
टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन। मतलब मुझे दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड मीडियन ए एम इज इक्वल टू मीडियन पी एन। ठीक है ना। अब टू प्रूफ में हमारे पास है triangle ABM is congruent to triangle PQN. Second part, triangle ABC is congruent। हाँ जी बेटा। मैम मैंने हमें BM और QN नहीं दिए सेम। नहीं, उसने देखो ऊपर क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है इट सेज median AM of one triangle are respectively equal to sides PQ, QR and median PN। फिगर में लग रहा है कि उसने BM और QN दिया है, पर वो नहीं दिया हुआ, हमें पूरी पूरी साइड्स दी है इक्वल। तो सबसे पहली बात तो हमें दी हुई है दो ट्राइंगल जिन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना, वो हमें प्रॉपरली मेंशन किए हुए हैं। कौन से वाले दो ट्राइंगल्स हैं ये? इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, है ना, जिसमें से आई सी कि मुझे गिवन क्या है। तो मुझे दिया हुआ है ए बी और पी क्यू आपस में इक्वल है, इट कैन बी यूज्ड। फिर बीसी और क्यू आर, देखो बीसी कंप्लीट साइड है, क्यू आर भी कंप्लीट साइड है, और मुझे यहां पर अगर चाहिए तो ये थर्ड साइड, छोटी वाली साइड चाहिए। ठीक है। और मुझे दिया हुआ है कि जो मीडियन है वो आपस में इक्वल है। दो चीजें तो मुझे बहुत क्लियरली गिवन है। इफ आई टॉक अबाउट ट्राइंगल एबीएम एंड ट्राइंगल पीक्यूएन, आई नीड टू फाइंड द थर्ड थिंग। एंड व्हाट कुड बी दैट थर्ड थिंग? हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली जो भी हमें गिवन है वो थर्ड क्या हो सकता है? एएम के बारे में क्या मेंशन है? वो क्या है? क्या है? मीडियन। मीडियन है ना। मीडियन का काम क्या होता है? ऑपोजिट साइड को जाकर बाइसेक्ट करना। ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स। सो इफ आई से BC इज इक्वल टू QR, दैट मीन्स उनके हाफ भी इक्वल होंगे। दिस इज व्हाट वी सी। तो हमें पता है कि AM इज द मीडियन। प्रूफ में हमने लिखा इन ट्राइंगल ABC, सिंस वी नो AM is the median, therefore BM is 2 times BM is equal to BC। ऐसे ही इन ट्राइंगल PQR, क्योंकि PN is the median गिवन है ये, so 2 times QN is equal to PN। कॉन्ग्रुएंसी तो करनी है, कॉन्ग्रुएंसी के बिना तो क्वेश्चन प्रूव होगा ही नहीं। पर पहले मैंने अपना बता दिया ना कि मैं क्यू को ले रही हूँ। ठीक है। फिर मुझे गिवन है BC इज इक्वल टू QR, तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 2BM इज इक्वल टू 2QN, या फिर मेरे पास आ गया BM इज इक्वल टू QN। क्लियर हो गया? अब आप ले लो इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, AB इज इक्वल टू PQ, AM इज इक्वल टू PN, ये हो गया गिवन। और फिर हमारे पास आ गया BM इज इक्वल टू QN, प्रूव्ड अबव। Therefore, triangle ABM is congruent to triangle PQN by SSS। Triangle PQR में हम्म, 2QN is equal to PN plus क्या क्या? 2QN is equal to PN सॉरी, QR। QR होगा, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाय SSS रूल। हमने दो छोटे ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। अब हमें जाना है बड़े वाले में।
तो यहां से मैं लूंगी एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल PQN, और इसे हम लिख लेंगे CPCT। ठीक है, और फिर इसको लिख देंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। क्लियर हो गया इतना? अब जो रह गया क्वेश्चन वो भी कर लो। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, सेकंड पार्ट कल लिखवा दो इसको। क्या? मैंने भी लिख दिया लास्ट पर चांस भी बस लिख दो। AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, ये हमें गिवन है। और प्रूव्ड अबव आ गया एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQ। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा बाय SAS रूल। ठीक है, तो ट्रायंगल को आप प्रूव कर रहे हो, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी।